कि चंद्रशेखर जी के बहाने इतने सारे लोग दोपहरिया में इकट्ठा हों, संवाद हो, तो ये बहुत कम जगह बची रही है। दिल्ली में तो कतई नहीं है। दिल्ली तो लगभग भावना विहीन हो चुका है। ये अलग बात है कि आपके सांसद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है दिल्ली की गतिविधियों को ख़त्म करने में। मेरा आशय माननीय प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, आप लोगों की दुआ काम आई तो शायद अगली बार वो सांसद ना हो यहाँ के। चंद्रशेखर जी से मैं कभी मिला नहीं, चंद्रशेखर जी को समझने का मौका, बल्कि आपको एक बात मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का एक मामले में शुक्रगुजार हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब आने के बाद व्यवस्था में तहस नहस शुरू की, हिंदुस्तान के मानस को छत विच्छत करने की कोशिश की, तो अचानक से हमें अपने पुरखे बहुत याद आने लगे। नेहरू को मैंने मोदी जी के आक्रमण के बाद पढ़ना शुरू किया ज्यादा, गांधी को मोदी जी के आक्रमण के बाद ज्यादा पढ़ना शुरू किया, चंद्रशेखर जी को तब ज्यादा पढ़ना शुरू किया जब मैंने देखा कि उनका नाम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम वो वाहियात काम कर रहे हैं जो चंद्रशेखर अगर जिंदा होते तो उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते। कमोबेश यही काम उन्होंने भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किया। आप अप्रैल के महीने में माला पहना देते हो, लेकिन पूरे साल आपकी नीतियां और आपकी नीयत सामाजिक न्याय के खिलाफ, आजाद ख्याली के खिलाफ। मैं इससे पहले कि छोटी छोटी दो चार बातें आपके समक्ष रखूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों के समक्ष आने के बाद ये बात जरूर होती है कि हौसला फिर से बढ़ता। राही मासूम रजा जो गाजीपुर के थे, यहां से कुछ ही दूर होगा, उन्होंने जिंदगी के आखिरी क्षणों में उनके लिखे को एक किताब में संकलित किया गया, आखिर बेकार गए हम। कभी कभी मुझे ये एहसास होता है मेरे अपने जनरेशन को लेकर के, आप में से जो हमसे एक जनरेशन पहले के उनको लेकर के, कि क्या हमारी पूरी पूंजी एक क्षण में ढहा गई। एक व्यक्ति आया, उसकी पार्टी आई, उसने तमाम व्यवस्थाएं रौंद दी और हम ये सोचते रहे कि हम नहीं मारे जाएंगे, ये आक्रमण दूसरों पे है। और एक एक करके आक्रमण तमाम चीजों पे हुआ। आक्रमण मैंने पहले कहा आजाद ख्याली पे हुआ, आक्रमण आपके विश्वविद्यालयों पे हुआ, आक्रमण आपकी सोच पे हुआ, आक्रमण आपकी मीडिया पे हुआ, आक्रमण आपकी जुडिशियरी पे हुआ। और हम तमाम आक्रमणों के बीच में ये सोचते रहे कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त ठहर सा गया। उस वक्त की तामीर ये व्यक्ति खुद लिखने लगे और हमारे हिस्से में अक्सर बारहा फ्रस्ट्रेशन आता रहा। मैं सदन के अंदर उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस करता हूं जो शायद सड़कों पे आप महसूस करते होंगे। एक छोटी बात मैं कहता हूं, जब सुरेश जी ने कहा कि किसान गांधी का देश, आप अगर सदन की बैठकों का एक कंटेंट एनालिसिस करें कि 100 में से किस विषय पे कितनी बात हो रही है, किसान और किसानी आपको 1% से कम है। मुझे वो दिन भी स्मरण है, हम लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि किसान कानून मत बनाओ, इस पर बृहद चर्चा करिए, ना सिर्फ बड़े किसानों के नजरिए से बल्कि छोटे मझौले काश्तकार, खेतीहर मजदूर। खेत सिर्फ बड़े किसानों का नहीं होता। एक जो खेतीहर मजदूर जिसका शायद स्वामित्व तो नहीं है उस खेत पे, लेकिन मिट्टी पे स्वामित्व तो है, मिट्टी तो वही कोड़ता है, बीज वही बोता है। लेकिन तमाम ये चीजें जो हमने सदन में कही, प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी को लगा कि ना, हमने फैसला कर लिया है। और उनके फैसले अक्सर अपने फैसले नहीं होते हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी कितना मजबूत होने का दावा करें, वो कठपुतली हैं, डोर किसी अडानी किसी अंबानी के पास है और वो डोर खींचते हैं तो कठपुतली यूं यूं करता है।
कठपुतली को डोर खींच के कहा गया एयरपोर्ट, कठपुतली ने वो एयरपोर्ट दे दिया। कहा गया किसान कानून, कठपुतली ने वो दे दिया। कहा गया रेलवे निजीकरण, कठपुतली ने वो दे दिया। कहा गया कि ट्राइबल आदिवासियों की जमीन चाहिए, कठपुतली ने वो दे दिया। तो मैं तो यकीन के साथ कहता हूं, आजाद हिंदुस्तान के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इनकी सबसे, इस कमजोर प्रधानमंत्री के पीछे सबसे बड़ी ताकत मीडिया की है। ये लड़ाई कहीं भी लड़ा सकते हैं। इनका वश चले तो भैंसों को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं कि ये हिंदू भैंस, ये मुसलमान भैंस। इनका वश चले तो गेहूं की बालियों को बांटते हैं कि ये मुसलमान गेहूं की बाली, ये हिंदू गेहूं की बाली। और इनका वश चले तो बांट दिया, लेकिन बटा कौन? बटे हम। हमारी चाहत के आधार पर ही बंटवारा हुआ। हमें यह भी सोचना होगा कि हम अचानक से कैसे ऐसे हो गए। चंद्रशेखर जी, पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी और मैं दोहरा रहा हूं, चंद्रशेखर जी बिरले ऐसे नेता थे जो ये नहीं सोचते थे कि दुनिया क्या सोच रही है, ठीक क्या है, वो ये कहते थे। उन्होंने एक दफा कहा कि अगर गांव के सारे लोग एक दिशा में जाने लगे झुंड बना करके, और मुझे पता है ये गलत हो रहा है, तो मैं इस बात के लिए चुप नहीं रह जाऊंगा कि बहुमत उधर है। मैं एक मत होकर के भी अपनी बात रखूंगा। बहुमत के पीछे का व्याकरण कई दफा बड़ा जबरदस्त होता है। अब मैं एक छोटा उदाहरण दूं। अभी ये कर्नाटक हारे, ये हर हार के बाद कुछ नया करने को सोचते हैं। ये बिला वजह कल नहीं आए थे। अरे हिंदुस्तान में कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो दिन में 4 बार रेलवे की ट्रेन को सीटी बजवाता है या हरी झंडी देता है? हमने तो वो दौर देखे हैं कि ये काम या तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट करते थे या कई दफा स्टेशन मास्टर करता था। सबको जॉबलेस कर दिया। डीएम का सुलभ शौचालय का उद्घाटन करना, पीएम खुद आ जाएंगे। इनको हर वक्त खबर बनानी है। कर्नाटक में चुनाव हारे, खबरों से बाहर हो गए, तो विदेश यात्रा पे गए। विदेश यात्रा में क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन खबर बनानी थी तो प्लांट की गई ये स्टोरीज कि इससे पहले तो कोई, इनकी दिक्कत है, ये समझते हैं ना भूतो ना भविष्य थी। मेरे पूर्व अंधेरा था, मेरे बाद सन्नाटा हो जाएगा। अरे साहब, ये देश बहुत बड़ा है। किसी के जाने से सन्नाटा नहीं होता है और किसी के आने से शून्य खत्म नहीं होता है। इस देश में गांधी थे, इस देश में आजाद थे, लोहिया थे, चंद्रशेखर थे, नेहरू थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कईयों की यहां तस्वीरें लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी, किन्होंने, किसी ने भी अपनी तस्वीर खुद नहीं टांगी थी। आप तो खुद ही अपनी तस्वीर टंगवा देते हो। मतलब आमतौर पे हमने देखा है, जीते जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया अहमदाबाद में, और कमाल है ज्यादा मैच वहीं होते हैं। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता था कि कर्नाटक के बाद उनको लगा कि लोगों को तोड़ने का लोग जुट रहे हैं। और यकीन से कहूं, बिहार में भी हमने देखा कि लोग अब सवाल पूछने लगे थे कि मेरी नौकरी कहाँ है। ठीक है, मैं हिंदू हूं, मुझे मंदिर दे दिया आपने, आपकी राम राम भाई, लेकिन मेरा बेटा मंदिर के सामने बैठ करके खाना तो नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे के साइज से नहीं जाना जाता। दुनिया का हर मुल्क जाना जाता है कि आपके आपसी रिश्ते कैसे हैं, आपके यहाँ मानवीय सूचकांक कैसा है, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हो सकते हो या नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मीडिया के हमारे साथी हैं, प्रधानमंत्री जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के यूसीसी के अलावा कुछ नहीं पता है। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी पढ़ नहीं सकते, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कतई नहीं मानूंगा। पढ़ नहीं सकते कि उतना धैर्य नहीं है उनके अंदर। उनको कोई ये बताएगा कि इससे वोट का बंटवारा बढ़िया होगा, आपके हक में होगा। आपको बताऊं, और हमारे आपके बीच भी लोग रिएक्ट करने लगते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं
मिथिला से आता हूं, मैं बिना मांस मछली के रह नहीं सकता। इसी देश में कई और हैं जो मांस मछली नहीं खाएंगे। कर्नाटक में, आंध्रा में हिंदुओं के बीच में मामा या मामा के बेटे से शादी हो सकती है, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं हो सकती। हिंदू धर्म की विविधता है, यह सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं का मसला नहीं है, लेकिन हम उलझ जाते हैं। कभी सोचा कि आदिवासियों का क्या होगा? उनके छोटे छोटे अपने रीति रिवाज है, और पूरी दुनिया एक रूपता से अनेकता में जा रही है, बहुलवाद में जा रही है, और हम उल्टे पांव की यात्रा कर रहे हैं। और तमाम लोग जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कहे तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब का आखिरी जो उनकी टिप्पणी थी, 23 नवंबर 1948 को इस पे बहस शुरू हुई थी। संभवतः 23 की शाम को या 24 को बाबा साहब ने कहा कि अगर ये लागू ही करना है तो इसको वॉलंटरी करो, यानी मैं अपने चाहता हूं शामिल हूं, लेकिन इसको तुम छड़ी लेकर के, डंडा लेकर के करोगे तो जो डर का माहौल है देश में, और अब यकीन मानिए कि आजादी के बाद खौफ, डर, कौमों के बीच में अविश्वास था, तो कहा गया सबने, नेहरू जी, बाबा साहब, अभी ये वक्त नहीं आया। क्या आज वक्त आ गया है 2023 में? तभी तो एक सरहद हुआ करती थी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तभी एक सरहद हुआ करती थी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। आज हर गांव में सरहद है, हर गली में सरहद है, हर शहर में सरहद है। इतनी सरहदें बना दी आपने ना मोदी जी कि आपके चुनाव हारने के बाद भी हमें 50 साल लगेंगे इस देश को वापस रास्ते लाने। 50 साल, क्योंकि आपने बहुत नुकसान कर दिया, परिवार को बांट दिया। सुबह सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुनिए, आपका कोई मौसा आपके परिवार का, जिसको पूरी नौकरी नेहरू के काल में मिली, ओल्ड पेंशन ले रहा है, वो कहेगा मोदी जैसा तो कोई नहीं है। कुछ नहीं पता क्या नुकसान हुआ है देश का, लेकिन मोदी जी ग्रेट है। तो वो जो पूरा मीडिया का एक नैरेटिव है, माफ कीजिएगा साथियों, लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति और उसके दल से नहीं है। लड़ाई एक ऐसी वैचारिकी से है जिसने हमारे आपके दिमाग को, कई लोगों को उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश 47 के बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान आज अपने में बदलाव की कोशिश कर रहा है, और हम जो पाकिस्तान के खिलाफ एक समावेशी दृष्टिकोण लेकर के आगे चले थे, आज हम पाकिस्तान की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी को पच नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम मजबूर से हुए जाते हैं। विपक्ष की बैठक होती है, हमने तमाम विपक्ष की बैठकों में एक बात कही थी कि सिर्फ नेता मिलेंगे तो एकता नहीं होगी। एकता होने के लिए कार्यक्रम चाहिए। हमारा कार्यक्रम क्या है? जैसे किसानी, क्या हम ये तैयार हैं अपने मैनिफेस्टो में, कॉमन मैनिफेस्टो में कहें कि एक बार पुनः जो हमारा कमिटमेंट था संविधान में, उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे किसान और किसानी के लिए। 44 आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 44, एक आर्टिकल 39 है, वो कहता है कि जब आय की असमानता इतनी बढ़ जाए और संपत्ति का संकेंद्रण हो जाए तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या यह हस्तक्षेप का वक्त नहीं है? यहां अमीरों से दुश्मनी का सवाल नहीं है, अमीरी को थोड़ा थोड़ा बांटने का सवाल है, क्योंकि गरीबी बांट नहीं सकते, तो अमीरी थोड़ा थोड़ा बांटा जाए और इसके अंदर व्यवस्था है। ये हमारे प्रोग्राम में आना चाहिए। लोग पूछते हैं नेता कौन है आपका? 77 में कोई नेता नहीं था, जेपी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे। जो पूछे ना कि नेता कौन है, तो उसका सबसे सरल जवाब है कौन सी स्थिति बेहतर है, एक या अनेक? उधर तो एक ही है, दूसरा तो महत्वाकांक्षा भी होगी तो जुबान नहीं खोलेगा, मारे डर के बोलेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास विपक्ष के दलों में आपके पास 7 कैंडिडेट हैं पीएम के, तो क्या गलत है? दूसरी चीज, गठबंधन की सरकार अच्छा नहीं करती है। एक बार आज घर में बैठ के सोचिएगा, हमारे आपके पास जितने प्रगतिशील कानून आए हैं
वो गठबंधन की सरकारों में आया। जो एक व्यक्ति एको हम द्वितीयो नास्ति, जो इस तरह का कहता है कि मैं बड़ा मजबूत, वो दल व्यवस्था को खत्म करता है। अगर चेहरे के इर्द गिर्द लोकतंत्र को देखिएगा तो चेहरा ही चेहरा बचेगा, लोक खत्म हो जाएगा, तंत्र बचेगा। और अक्सर मैं एक हल्के में पूछता हूं, जब मीडिया वाले कहते हैं बहुत, बताइए आपका नेता कौन है, मैंने कहा यार साबुन नहीं खरीद रहे हैं कि ये लाइफबॉय है और आपका कौन सा है। लोकतंत्र साबुन खरीदने की, शैम्पू खरीदने की चीज नहीं है। लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है, जिसकी वकालत चंद्रशेखर जी ने की। लोकतंत्र सामूहिकता की चीज है, जिसकी वकालत लोहिया जी ने की। जब जब नेहरू दल से ऊपर उठे, लोहिया ने कहा कि ये लोकतंत्र का कोई इससे चोट पहुंचेगी। आज अगर लोहिया होते, आज अगर चंद्रशेखर होते, ये सवाल शायद राजेश जी ने या किसी ने शुरू किया कि अगर आज वो होते। मैं अक्सर मेरे जहां बैठता हूं, मेरे पीछे 3 तस्वीर है, गांधी, नेहरू और अंबेडकर। लोग पूछते हैं ये तस्वीरें क्यों हैं। मैं कहता हूं कि अगर 2023 में ये तीनों पृथ्वी पर आ जाए, हालांकि ये पुनर्जन्म वगैरह की व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन अगर पृथ्वी पे आ जाएंगे तो ये तीनों अलायंस बना लेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे, कहेंगे हमारे अपने डिफरेंस अपनी जगह थे, लेकिन हमने कभी देश को तहस नहस करने को सोचा नहीं था। अरे गांधी और अंबेडकर के वैचारिक विरोध थे, आजीवन वैचारिक विरोध रहा। नेहरू और गांधी के बीच में विरोध था, बल्कि यूं कहूं गांधी जो 1915 वाले थे और गांधी 1948 वाले में बहुत बड़ा फर्क था। लोहिया जब फॉरेन कमेटी के इंचार्ज थे कांग्रेस के, और लोहिया 60 वाले, बड़ा फर्क है। अंबेडकर जब कोलंबिया से लौटे और अंबेडकर जब उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैनशिप स्वीकार किया, अलग अलग लोग थे। नेहरू 1920 वाले और नेहरू 1948 वाले में बड़ा फर्क था। तो व्यक्ति में फर्क इसलिए होता है कि व्यक्ति पढ़ता है, ज्ञान विकसित करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो हिंसा और नफरत को ही अपनी पूंजी समझता है। गांधी, मैं 2 मिनट 4 मिनट और लूंगा। गांधी, नोआखोली में दंगा हो रहा था तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद, आजादी के जिस दिन उत्सव मनाया जा रहा था, गांधी बंगाल में थे। तो गांधी जब वहां से लौटे तो उन्होंने अपनी प्रार्थना बदल दी। वो कहते थे भजमन प्यारे सीताराम। पहले जब वहां से लौटे ना, उन्होंने कहा भजमन प्यारे कृष्ण करीम। हमें वो गांधी चाहिए, और गांधी वाला राम चाहिए, हे राम वाला राम, जिस राम से मुसलमानों को डर नहीं लगता था। उस राम का उच्चारण मुसलमान भी करते थे। पूरे उत्तर भारत में लोग कहते थे राम राम जी। जब आप ये जय श्री राम करते हो और इसको आपने डराने की विषय वस्तु बना दी है, तो कहां गई गंगा जमुनी तहजीब। अगर आप कहते हैं आप गंगा मां के बेटे हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि गंगा मां बड़ी चपत लगाएगी आपको, कहेंगी कि तुमने मेरे नाम का दुरुपयोग किया। मैं तो सब शामिल कर लेती हूं अपने में। पुराना शेर है, ए आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। वजू भी इसी गंगा से हुआ, आचमन भी इसी से हुआ, आपने क्या करके रख दिया इसका। तो मैं आखिरी एक बात कह करके, अगर मैं आज के चंद्रशेखर जी के नजरिए से आज की राजनीति और लोकनीति को देखूं, अटल जी के बारे में जो बताया गया वो तो है ही। चंद्रशेखर जी इंदिरा जी के बेहद करीबी थे, और फिर दूरियां बढ़ी इमरजेंसी के कारण। लेकिन जब इंदिरा जी का मकान खाली करवाया जा रहा था, तो चंद्रशेखर जी ने तब जनता पार्टी के नेताओं से कहा था कि नहीं, ये काम मत करो, ये उचित नहीं है। विशाल हृदय था चंद्रशेखर जी। राजनीति में जिसका हृदय विशाल होता है, वो वैचारिकी से ऊपर जाकर के भी लोगों को गले लगा सकता है। लेकिन राजनीति में जिनका हृदय क्षुद्र है, छोटा है, वो जब बाहर जाके बोलते हैं अयं निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अरे आप अमेरिका में वसुधैव कुटुंबकम कर रहे हो, यहाँ कुटुंबों को लड़ाने का काम कर रहे हैं।
ऐसा थोड़ी होगा कि अमेरिका वाले कुटुंब आपके हो जाएं और यहां अपने कुटुंब छूट जाएं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर अगर देश को वापस रास्ते पे लाना है, अभी सिर्फ सरकार बदलने से बात नहीं बनेगी। अक्सर लोग कहते हैं सत्ता, साहब सत्ता बदलने से बात नहीं बनेगी, सरोकार बदलना होगा। ये नहीं होगा कि एक अडानी अंबानी वाले जो कठपुतली को नियंत्रित करने वाले लोग हैं, उसके बदले वैसे लोग आ जाएं जिसमें कोई नया अडानी हो, कोई नया अंबानी हो। मेरा कोई विरोध नहीं, धन संचय होना चाहिए, वो आर्थिक नीति का एक हिस्सा है, लेकिन उस संचय का संकेंद्रण इतना ना हो जाए कि 10% के पास सब कुछ और 90% का काम सिर्फ झंडा ढोना। और ये पीड़ा देश को, देश के मानस को नष्ट करेगी। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को ऊर्जा मिलती है कि नहीं। मैं जब जब यहाँ आता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में भी आया हूँ, मुझे यहाँ आकर के जब आप लोगों को देखता हूँ तो ये एहसास जरूर होता है कि जब तक इस तरह के लोग जुटते रहेंगे तब तक आप बनारस जीत लो, चुनाव जीत लो, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम का दिल नहीं जीत पाओगे। शुक्रिया साथियों, आप सबको बहुत प्यार भरा जय हिंद।